इस वक्त को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त 2023 की शाम को जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग किया, तब पूरा भारत देश झूम उठा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप संगीत। तो एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कौन कौन से इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स किया। इन सीटू का मतलब वही मून की साइट में रहकर एक्सपेरिमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो लैंडर में बहुत सारे पेलोड्स लगे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये 3 पेलोड्स जो कि एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, दैट इज चास्टे, इल्सा और रामबा, इनके वर्किंग और एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विक्रम लैंडर के चास्टे के बारे में समझते हैं। चास्टे दैट इज चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर फ्यूचर में हमें मून पे ह्यूमन कॉलोनी और रॉकेट लॉन्च पैड्स बनानी है तो वहां पर हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा। वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी और उनके अंदर एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट एटमॉस्फेयर भी बना के रखना पड़ेगा और वहां का टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मून पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। इसका मतलब दिन में टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में -130 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर वाले एरिया पे तो ह्यूमन का रहना इम्पॉसिबल है। तो कुछ ऐसा कॉलोनी जिसमें ह्यूमन सस्टेन कर सके, और उसको बनाने के लिए हमें मून के सरफेस के थर्मल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि चास्टे काम कैसे करता है। चास्टे पहले डिप्लॉय होगा और फिर उसके बाद उससे ये ड्रिल बिट निकलेगा और मून सरफेस पर 100 mm दैट इज 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक होल करेगा और वो टेम्परेचर प्रोफाइल बनाएगा उस सरफेस का। कुछ ऐसे ये ग्राफ जो कि इसरो द्वारा ही ट्विटर में पब्लिश किया गया था आफ्टर द इन सीटू एक्सपेरिमेंट। देखो, जैसे मून स्टॉप सरफेस पे टेम्परेचर उस वक्त 50 डिग्री सेल्सियस था, वैसे ही 20 mm डेप्थ पे 37 डिग्री सेल्सियस था और 80 mm डेप्थ पे -10 डिग्री सेल्सियस था। इतने कम डेप्थ में इतना ज्यादा वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आप मून के सरफेस पे अपना फिंगर पेनिट्रेट करते हैं तो आपको इस पॉइंट पे 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी फील होगी और इस पॉइंट में -10 डिग्री सेल्सियस का कोल्डनेस फील होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मून का टॉप सॉइल एक इंसुलेटर की तरह काम आ सकता है। मींस सन का एक्सट्रीम हीट मून सॉइल के अंदर तक नहीं जा पाता है, तभी तो 80 mm अंदर डेप्थ में -10 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। फ्यूचर में अगर ह्यूमन को सस्टेन करना है मून पे, देन ये मून सॉइल काम आ सकता है सन के हार्मफुल रेडिएशन से ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये टेम्परेचर वर्सेस डेप्थ का ग्राफ सन के अलग अलग पोजीशन में भी स्टडी किया गया। मींस सन कभी इस पोजीशन में रहा तब एक ग्राफ बनाया गया और फिर जब सन दूसरे पोजीशन में था फिर अगेन ग्राफ प्लॉट किया गया। उसके बाद चास्टे एक और एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज मून के सरफेस को हीट ट्रांसफर करके वो ये स्टडी करेगा कि मून का सरफेस कितना समय लगाया गर्म होने में, और फिर उसके बाद हीटिंग को ऑफ करके ये पता लगाया जाएगा कि कितनी जल्दी मून सरफेस ठंडा हो रहा है। ऐसा करने से थर्मल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट कैपेसिटी के बारे में हमें पता लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेलोड के बारे में समझते हैं, दैट इज इल्सा। इल्सा का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सीज्मिक एक्टिविटी। इल्सा बेसिकली मून क्वेक्स, आर्टिफिशियल इवेंट्स और इम्पैक्ट ऑन द मून सरफेस को मेजर करता है। जैसे अर्थ में अर्थक्वेक्स आते हैं, वैसे ही चांद पर मून क्वेक्स आते हैं। मून पर जब भी मेटेरॉइड्स स्ट्राइक करता है तब क्रेटर्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट के वक्त कोई मेटेरॉइड्स इम्पैक्ट किया तो इल्सा ऐसे इम्पैक्ट को मेजर करेगा। आर्टिफिशियल इवेंट्स लाइक मूवमेंट ऑफ रोवर इल्सा के आसपास या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट को डिटेक्ट करके उसका ग्राफ बना के देगा। ये सभी डेटा हमें फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म और स्पेस माइनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। अब देखो इल्सा का वर्किंग। इसमें हाईली सेंसिटिव एक्सेलेरोमीटर्स होता है जो कि माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी से चलता है। इसका
मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, मूविंग पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक साथ इनकॉर्पोरेट करना। अब देखो इधर, पहले ये इल्सा डिप्लॉय होगा। इल्सा को ये 3 थ्रेड्स सपोर्ट करके रखेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब समझते हैं कि ये स्टडी कैसे करेगा। देखो, इसके अंदर सर्किट्स होते हैं कुछ ऐसा, जिसमें ये दोनों उस सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो दोनों ही एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स हैं। ये बड़ा वाला सेंसर है जो कि हाई मैग्नीट्यूड के मूनक्वेक्स को सेंस करेगा, और ये छोटा वाला सेंसर है जो कि लो मैग्नीट्यूड के मूनक्वेक्स को सेंस करेगा। अब हम सेंसर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ये फिक्स्ड पार्ट है और ये मूवेबल पार्ट, और इसमें ये फिक्स्ड इलेक्ट्रोड्स है और ये मूवेबल इलेक्ट्रोड्स है। जब भी मून को एक आएगा मून के सरफेस में, तब कुछ वाइब्रेशंस आएंगे, तब ये सेंसिंग एलिमेंट भी वाइब्रेट करेगा। जैसे ही वाइब्रेशन हुआ और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस में चेंजेस आया, देन उस वाइब्रेशन के सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटेंस द्वारा रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, और हम जान सकते हैं कि इससे मून को एक का इंटेंसिटी कितना है, और कुछ इस तरीके से ग्राफ भी क्रिएट करके देगा। ये तो ओनली वन डायरेक्शन के लिए एक्सेलेरोमीटर हुआ। सिमिलरली अगर हमें तीनों डायरेक्शंस दैट इज एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस में पता लगाना हो, तो इसमें तीनों डायरेक्शंस में 3 अलग अलग एक्सेलेरोमीटर्स लगा देंगे, और हमें ये तीनों डायरेक्शन का ग्राफ बना के देगा। क्या आप जानते हैं ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स आपके मोबाइल फोन में भी रहता है। अब जाने अनजाने में इसको आप यूज करते हैं गेम खेलते वक्त। ये ग्राफ प्रज्ञान रोवर के मूवमेंट का है। जैसे जैसे रोवर मूव किया, वैसे वैसे ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्रिएट हुआ। एक और ग्राफ पब्लिश किया था इसरो ने, लेकिन इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया था। अब समझते हैं अगले पेलोड के बारे में, दैट इज रामभा एलपी। इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमुअर प्रोब। तो रामभा बेसिकली मून के एनवायरनमेंट में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेगा। सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से हमें अर्थ का एटमॉस्फेयर तो बचा लेता है, लेकिन मून के अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे सन की वजह से एक प्लाज्मा एनवायरनमेंट बन चुका है, और ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट में सस्टेन करना ह्यूमन के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सभी मेजरमेंट से मून के वेदर कंडीशंस के बारे में अच्छे से जानने मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम प्लाज्मा एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स भरा होता है, और ये एनवायरनमेंट सन से आने वाले रेडिएशंस की वजह से बना है। देखो, ये रामभा एलपी एक लैंगमुअर प्रोब है जिसमें 5 सेंटीमीटर का स्फेरिकल बॉल है जो कि 1 मीटर बूम के ऊपर अटैच्ड है। ये पहले अनफोल्ड होगा एंड देन वेदर का एक्सपेरिमेंट करेगा। अब समझते हैं कि ये किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेगा। देखो, ये जो स्फेरिकल बॉल है यही हमारा प्रोब है, जिसमें -12 वोल्ट से लेकर +12 वोल्ट तक वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है। देखो, जब भी प्रोब में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब करंट फ्लो होता है, और मून के अराउंड जो प्लाज्मा एनवायरनमेंट है उसके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आके चिपक जाते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा, वैसे वैसे प्रोब के पास इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, और क्योंकि हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है इसलिए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ही आके अट्रैक्ट हुए हैं। उसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वोल्टेज इंक्रीज करने पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज नहीं होगी। उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंट के बाद इसरो ने शेयर किया है। चलो इसको समझते हैं। देखो, इस ग्राफ को 2 रीजन में डिवाइड करके समझते हैं। तो इस ग्राफ में फर्स्ट रीजन में फोकस करो। ये रीजन से ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम पाया गया है, क्योंकि अगर आप ग्राफ को देखो तो इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव 12 वोल्ट अप्लाई करने पर भी सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि जब सैचुरेशन पॉइंट आता है एक पॉइंट से लाइन हॉरिजॉन्टल बनने लग जाती है। लेकिन इस ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, और सैचुरेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, उस प्रोब के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितना आ सकता था वो आ चुका है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इस ग्राफ में मैक्सिमम पॉजिटिव 12 वोल्ट देने पर भी पॉजिटिव करंट की वैल्यू कम है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और सैचुरेशन तक नहीं आया है। सिमिलरली जब हम प्रोब में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव आयंस प्रोब के आसपास अट्रैक्ट होंगे। अगर आप ग्राफ का ये रीजन देखो तो इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, मींस ऑलमोस्ट 9 वोल्ट अप्लाई करने पर भी पॉजिटिव आयंस की डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइन हॉरिजॉन्टल
सक्सेसफुल हो चुका है। ये एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है और पॉजिटिव आयंस ज्यादा मात्रा में पाया गया है। साथ में इसरो द्वारा ये दोनों ग्राफ भी शेयर किया गया था, जो कि किसी दूसरे समय में एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ को प्लॉट किया गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्यूचर मिशंस के लिए। फ्यूचर में इसरो जब कोई भी मिशन प्लान करेगा चांद पर, तो उसके लिए अर्थ से रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए एंटीनास बहुत ही एफिशिएंट तरीके से डेवलप कर सकता है। मून का प्लाज्मा एनवायरनमेंट इन रेडियो वेव्स को अफेक्ट करता है, तो इससे अभी अगर कोई भी कम्युनिकेशन लैग हो रहा हो, वो कम्युनिकेशन लैग भी नहीं होगा। मींस कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट तरीके से हो सकता है अगर हम एंटीनास को वहां के प्लाज्मा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करें तो। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स लैंडर द्वारा किए गए थे और अब प्रज्ञान रोवर के पेलोड्स दैट इज लिप्स और एपीएक्सएस ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स का खोज किया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रज्ञान रोवर ने किस तरीके से मून पर एक्सपेरिमेंट किया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद जैसे ही लूनार नाइट आया 3 सितंबर 2023 को, तब लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। स्लीप मोड का मतलब उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिए गए। और उसके बाद 22 सितंबर 2023 को जब फिर से सनराइज हुआ, तो इसरो फिर से दोनों लैंडर और रोवर को रीस्टार्ट करने की कोशिश किया और वो कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि चंद्रयान 3 फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लूनार नाइट्स में -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इतने भयानक ठंड को झेलने के लिए चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स एंड पेलोड्स डिजाइन नहीं किए गए थे। हालांकि मिशन पूरा कंप्लीट करने के बाद लैंडर और रोवर सारे डेटा को इसरो के IS ट्रैक दैट इज इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क को सेंड कर दिया है। ये वही जगह है इसरो का बेंगलुरु में, जहां से पूरा स्पेस मिशन कंट्रोल होता है और हमारे साइंटिस्ट उस यूजफुल डेटा को फ्यूचर मिशंस में यूज करेंगे। तो चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला भारत चौथा देश बना और साउथ पोल के पास लैंड करने वाला पहला देश बना। तो हमें इसरो पर बहुत ज्यादा गर्व है। दिस इज मी, दीप संगीत, साइनिंग ऑफ।